नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ में तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की तमाम खबरों के साथ। और बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने उनका हौसला अफजाई किया। सीएम धामी ने लक्ष्य से कहा कि उन्होंने अपने खेल भावना से ये सुनिश्चित कर दिया है कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य स्वर्णिम है। आपको बता दें कि उत्तराखंड निवासी लक्ष्य सेन ने पारिस ओलंपिक में अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि वे पदक हासिल नहीं कर पाए। लक्ष्य कैसे हो? बस मैं अच्छा हूँ यार। आ गए वापस क्या? अच्छा, तो कहाँ हो अभी? अच्छा, बेंगलोर में। बहुत अच्छा खेले यार, कोई बात नहीं है, निराश नहीं होने की जरूरत है। हाँ, अभी बहुत आगे, अभी आगे जाना है, दूर जाना है ना, बहुत दूर जाना है अभी। हाँ बिल्कुल, भी जो है कोई बोल नहीं रखना मन पर कि जो है थोड़ा रह गए अभी तो पीछे, है ना। हाँ, आगे के लिए अब बिल्कुल, अरे नए मन से बिल्कुल, कभी भी जो है मनुष्य को जो है ना मन से मजबूत होना चाहिए, ठीक है। हाँ, नमस्ते, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, ठीक है सब। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कब देहरादून कब आओगे? कभी देहरादून आओगे क्या बीच में? हाँ यार, बुलाता हूँ तुमको, आ जाओ कभी, ठीक है। और पापा कहाँ हैं? चलो ठीक है, उनको भी मेरी तरफ से याद कर देना। और बिल्कुल जो है बढ़िया, उसमें आनंदित रहना है। हाँ, खुश रहो, बहुत अच्छा खेले हो, बहुत बढ़िया। सब लोगों को अभी बहुत उम्मीद है आगे के लिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है लक्ष्य, ठीक है, ओके, नमस्ते। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात भी की है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है, आइए देख लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर पोस्ट करके जानकारी दी है मुलाकात के बारे में। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड सदन नई दिल्ली में गढ़वाल से माननीय सांसद श्री अनिल बलूनी जी से भेंट की। इस दौरान उनसे प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण आई आपदा, संचालित राहत और बचाव कार्यों एवं राज्य के विकास से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदन में उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वनाग्नि को भी प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ सालों में उत्तराखंड में जंगलों की आग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। जिस क्षेत्र से आता हूं उत्तराखंड, उसमें अनेकों आपदाएं आती हैं, लेकिन पिछले दिनों अग्नि की आपदाएं बड़ी संख्या में आई है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जब विषय की चर्चा आती है तो उसको मानव जनित अग्नि दिखाया जाता है, जबकि सत्य यह है कि जहां का जो राज्य वृक्षारोपण में प्रथम स्थान रखता हो, जिसका बहुत बड़ा भूभाग वृक्षों से लदा हो, ऐसे स्थान पर मानव रचित घटनाएं संभव ही नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि घटनाओं का जो मूल कारण है, पहाड़ में पहाड़ी क्षेत्र होता है, अनेकों जंगली जानवर होते हैं। ग्रीष्म काल के अंदर जब वो चलते हैं तो पत्थर के टकराने से अनेकों अग्नि की घटनाएं होती हैं। और बता दें कि 21 अगस्त से गैरसैंण में विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होगा। तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सदन में जनहित के करीब 500 सवाल विपक्ष के ओर से रखे जाएंगे, जिसके लिए इतना कम समय। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। पहले दिन कॉन्डोलेंस है, 2 दिन का कुल मिला के 120 मिनट बैठते हैं और जो प्रश्न लगे हैं वो लगभग 500 लगे हैं। क्या 500 प्रश्नों के उत्तर 120 मिनट में दिए जा सकते हैं? पहली बात हुई है।
और एक बड़ा अजीब सा अटपटा मैंने बीजेपी के लोगों के बयान देखा कि वो ये कहते हैं कि पब्लिक के पैसे से ये विधानसभा चलती है और बिना बिजनेस के इसको चलाना ठीक नहीं है। तो बिजनेस लाना किसका काम है? बिजनेस तो आपदा के लिए भी लाया जा सकता था। बिजनेस जो SSC भर्ती घोटाले, पटवारी पेपर लीक हो रहे, उसको हम कैसे आगे को ठीक करेंगे उन व्यवस्थाओं को, उसके लिए बिजनेस लाया जा सकता था। किसानों की हालत को देख के बिजनेस लाया जा सकता था। पूरा तराई इस बार बाढ़ में ग्रसित रहा, हमारा खटीमा, उधम सिंह नगर, ये सारा बर्बाद हुआ। उससे पहले हमारा हरिद्वार का लक्सर इत्यादि क्षेत्र बर्बाद हुआ, उसके विषय में बिजनेस लाया जा सकता है। कैसे हम खनन नीतियों में गड़बड़ हो रहे हैं या फायदा है या नुकसान है, उस पर मतलब बिजनेस लाने के 100 बहाने हैं सरकार अगर चाहे। और उस सबसे ज्यादा जरूरी है जिस टैक्स पेयर की ये बात करते हैं उससे उसको लेकर, और जो टैक्स नहीं देता, जो गरीब आदमी जिसका पालन करने की जिम्मेदारी सरकार की है, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, शिक्षा, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि टैक्स लगाने वाले टैक्स पेयर से टैक्सेस लें और गरीब के लिए टीचर की, डॉक्टर की, दवाई की, गाड़ी की, उसके पानी की, रोटी की व्यवस्था करें। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार के लिए अभी से अपनी कमर कस ली है। हरियाणा का रण में हम बात करेंगे करनाल जिले की। करनाल में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। तो एक नजर डालते हैं विधानसभा सीट के राजनीतिक समीकरण पर। करनाल जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एक अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व नीलोखेड़ी सीट की बात करें तो निर्दलीयों और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे तो बता दें कि प्रदेश में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया है। अब पार्टी के सामने नगर निकाय चुनाव के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव की चुनौती भी है। इसी को देखते हुए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने नई दिल्ली में बैठक बुलाई थी, जिसमें उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक प्रीतम सिंह समेत तमाम नेता मौजूद रहे। तो वहीं इस बैठक पर जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आगामी निकाय पंचायत चुनाव और उपचुनाव को देखते हुए ये बैठक की गई थी। इस दौरान 2027 तक के रोड मैप को लेकर भी चर्चाएं की गई हैं। ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। हमारे निकाय चुनाव सामने हैं, पंचायत चुनाव हैं और अभी एक बाई इलेक्शन भी है, और आगे क्या हमारा रोड मैप होगा 2027 तक के लिए, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। और कैसे हमने आगे को काम करना है, क्या हमारे निकाय चुनाव की तैयारियां रहेंगी, क्या हमारे केदारनाथ की तैयारियां रहेंगी उसके लिए। और कल एक दूसरे को बधाई भी दी गई मंदसौर सीट और बद्रीनाथ सीट जीतने के लिए, और साथ में संकल्प लिया है कि केदारनाथ की सीट को भी पूरी ताकत के साथ हम सब मिलजुल कर लड़ेंगे और जीतेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आजादी के महापर्व पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस कड़ी में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि देश की अखंडता और देशभक्ति की भावना को अधिक ताकत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कार्यक्रम देशवासियों को दिया है। जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, उनका लगातार प्रयास रहा है
कि जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में देश को आजाद करने के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर किया है, देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनकी यादों को हम सबके बीच में हमेशा वो यादें ताजा रहे, उनके किए हुए बलिदान को हर घर याद रखे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया था। कई वर्षों से लगातार ये यात्रा घर घर हर घर तिरंगा फहराने को लेकर चलती रही है। इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में हर घर तिरंगा फहराया जाए और हर बूथ पर, हर मंडल में, हर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जाए। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस आगे बढ़ाने के लिए सभी मंडलों में, जिलों में अपनी एक समिति का भी गठन किया है और ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो, इसके लिए तैयारी की गई है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार के जमालपुर खुर्द पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने कहा कि देश भर में हर घर तिरंगा अभियान बड़े जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम लगाने की पहल का भी यहां पर जिक्र किया। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अंतिम क्षण तक के व्यक्ति के पास पहुंचना, उसको अपनी विचारधारा से जोड़े रखना और पार्टी का काम घर घर तक पहुंचाना, ये पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। तो अभी हर वर्ष, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि हर घर तिरंगा ये अभियान पूरे राष्ट्र के अंदर दिया था और पूरा वातावरण पूरे देशभक्ति का जिस तरीके से हर हाथ में, हर घर में तिरंगा फहरा रहा था, तो लोगों की भावनाएं भी राष्ट्र से जुड़ती हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, वो भी इस राष्ट्र का ऐसे अभिन्न अंग है जिनके रग रग में राष्ट्रभक्ति का खून रहता है। तो वातावरण बनने से बनता है। अभी फिर हर घर तिरंगा का अभियान शुरू होगा। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का निवास पे आगमन हुआ। कार्यक्रम चल रहा है हमारा एक पेड़ मां के नाम, और हर घर तिरंगा का भी कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। उसी के संबंध में आज डॉक्टर निशंक जी का आवास पे आगमन हुआ, उनका आशीर्वाद मिला और सभी अपने भाई बीजेपी के भी पदाधिकारी और पूरे ग्राम पंचायत पूर्वी मंडल के सभी भाई यहाँ उपस्थित रहे और एक पेड़ मां के नाम का जो कार्यक्रम हमारा पिछले 1 महीने से चल रहा है उसकी शुभकामनाएं भी उन्होंने दी और आशीर्वाद भी दिया, और इसी संबंध में उनका आज निवास पे आगमन हुआ। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अगस्त क्रांति को याद करते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अगस्त क्रांति के जरिए हम हमारे वीर क्रांतिकारी को याद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को ही देश की आजादी के लिए करो या मरो का नारा दिया था और इसी दिन महात्मा गांधी को हिरासत में लिया गया था। 8 अगस्त और 9 अगस्त हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में 2 ऐसी तारीख है जब अंग्रेजों के सैकड़ों साल के राज पर आखिरी कील ठोकने का काम देश के महान नेता महात्मा गांधी ने किया था। 8 अगस्त को मुंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में बापू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और 8 तारीख की अर्धरात्रि से कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई थी और 9 तारीख को जब अगस्त क्रांति का असली बिगुल बजा इस देश के अंदर, वो अंग्रेजों के राज के अंत की शुरुआत थी। उस अगस्त क्रांति की याद में आज हम लोग महात्मा गांधी को, देश के तमाम महान शहीदों को जिन्होंने इस देश की आजादी में, स्वतंत्रता संग्राम में लाठी खाई, गोली खाई, जेल गए, संघर्ष किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं हम।
तो वहीं मसूरी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर शहीदों को याद किया। इस मौके पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अगस्त क्रांति की लड़ाई में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए पूरे भारत के युवाओं का आह्वान किया था। यही वजह है कि इसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। आज अगस्त क्रांति जो है 9 नवंबर 1942 को जब गांधी जी के आह्वान पर जो है देश की आज़ादी के लिए जब सड़कों में उतरने की बात है कि कांग्रेस जो है भारत छोड़ो, इतने सालों से इस देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के नेता, देश के बड़े बड़े लोग जिन्होंने इस आज़ादी में कूदे, बहुतों ने फांसी के तख्ते पे चढ़े, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। तो ऐसे दिवस को गांधी जी ने सोचा कि एक दिन जो है भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हैं, जिसमें कि पूरे देश के तमाम वामपंथी लोग हों, चाहे देश के एक को छोड़ करके सब लोगों ने इसमें सहयोग किया और भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागिता निभाई। और उसी के तहत जो आपने देखा हो कि 5 साल बाद हिंदुस्तान को जो है 1947 में आज़ादी मिली और इसमें कई लोगों ने अपने कुर्बानियां दी। आज जो अगस्त क्रांति है, हम उन तमाम शहीदों को जो आज़ादी के परवाने थे उन्हें याद करने के लिए आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है। 8 अगस्त को 1942 को मुंबई में एक अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें सर्वसम्मति से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। और 9 अगस्त वो दिन है जिस दिन पूरा भारत सड़कों पर उतर गया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। तो करो मरो के नारे के साथ 5 साल के जो इनका आंदोलन रहा, उसके बाद हमें आज़ादी की खुली। और बता दें कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने स्कूलों के लिए नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा है कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हिंदी बोलने पर मनाही है। हालात तो ये है कि हिंदी बोलने पर पेनल्टी लग जाती है, लेकिन ये जरूरी है कि बच्चे को राष्ट्रभाषा बोलने से ना रोका जाए। और देहरादून में डेंगू की रोकथाम के लिए कुल 100 वॉलंटियर नियुक्त किए गए हैं। इस पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा है कि देहरादून के सभी वार्डों में नगर निगम के सहयोग से एक वॉलंटियर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 1 अगस्त से ही अपना काम शुरू कर दिया है। इसमें हमने 100 वार्ड में एक वॉलंटियर, हर वार्ड में इस तरीके कुल 100 वॉलंटियर इसमें नगर निगम के सहयोग से नियुक्त किए हैं और वो 1 अगस्त से अपना कार्य शुरू कर देंगे। हमारे द्वारा उनकी ट्रेनिंग करा दी गई है। तो वो और आशा मिलके और नगर निगम की हेल्थ की टीम मिलके, जिसमें उनके हेल्थ सुपरवाइजर, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, ये सारे लोग मिलके एक साथ धरातल पर काम करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि हम इस बार डेंगू जैसी महामारी को रोकने में सफल होंगे। और अब देखिए, देहरादून नगर निगम की ओर से डेंगू को लेकर चलाए गए अभियान का सकारात्मक असर देखने को मिल भी रहा है। दरअसल पहली बार जुलाई महीने में जनपद में एक भी डेंगू का केस सामने नहीं आया था। तो वहीं इस पर प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना का कहना है कि निगम की रणनीति का सकारात्मक असर दिखा है, जिसके चलते जुलाई महीने में डेंगू का एक भी मामला देखने को नहीं मिला। वहीं आने वाले दिनों में डेंगू के मामले सामने ना आए, इसके लिए निगम की ओर से अगले सप्ताह डेंगू के खिलाफ महाअभियान चलाया जाएगा। अभी तक जो हमारी डेंगू के प्रति जो हमारी रणनीति थी कि किसी भी प्रकार से जो है उनको हमारे शहरवासियों को उसके दंश से बचाया जाना है, तो अभी तक हमारी पूरी रणनीति कामयाब रही है। और जुलाई का महीना हमारा जो है 0 डेंगू केसेस पे रहा है। अभी अगस्त का भी पहला सप्ताह खत्म हो गया है, उसमें भी हमारे केसेस नीली हैं। तो हमारी रणनीति फ़िलहाल अभी तक जो है कामयाब रही है, लेकिन इसको कहीं हल्का ना होने दें, उसके लिए जो है अब हम लोग जो है अगले सप्ताह से हम लोग जो है इसको महाअभियान के रूप में लेके जाएंगे, जिसमें टैंकर ट्रॉलियों के माध्यम से पूरे शहर में एक ही दिन एक ही समय पे जो है लार्विसाइडल का छिड़काव करेंगे, क्योंकि आगामी दिनों में संभवतः बरसात थोड़ी कम हो और धूप ज़्यादा निकले, तो ऐसे में जो है लार्वा जो है पनपने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको रोकने हेतु जो है महाअभियान के रूप में हम लोग शहरवासियों को जो है इससे जो है डेंगू से मुक्ति दिलवाएंगे।
जसपुर के गुर्जर बस्ती भोगपुर में वैकल्पिक शिक्षा केंद्र बंद होने से कई बच्चों का भविष्य अंधकार में है। दरअसल सरकार की ओर से साल 2009 में बच्चों की शिक्षा के लिए वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोला गया था, लेकिन बिना किसी आदेशों के बाद इस केंद्र को अचानक बंद कर दिया गया। वहीं इसको लेकर क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर वैकल्पिक शिक्षा केंद्र को दोबारा खोले जाने की मांग की। हमारे यहाँ भी क्योंकि वहाँ रास्ते नहीं है और वो जंगल के अंदर वो बंद गुर्जर बस्ती रहती है, उसमें सेंटर चल रहा था, लेकिन 31 मार्च को ये बंद कर दिया गया। ना कोई इसका लिखित नोटिस है, ना कोई सूचना है। केवल जो वहाँ टीचर हैं उनको वेतन देना बंद कर दिया। वहाँ 65 बच्चे हैं, लेकिन मेरी अभी जो निदेशक बीडी तिवारी से बात हुई है, वो कहते हैं कि मैं शुरू कराता हूँ। और सुबह सीओ से भी बात हुई, मैंने भी कोई लेटर का सरकार का है कि बंद करने का, तो हमें अवगत कराइए, फिर हम बात करेंगे। तो लेटर कोई नहीं बता रहे कि साहब ऐसा कोई आदेश उन्होंने अभी तक तो दिया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि चल जाएगा, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है। वहाँ वाहन जा नहीं सकता, मेन कारण है बच्चों का, क्योंकि जब वाहन नहीं जाएगा तो उनका आवागमन स्कूल तक कैसे होगा, इसीलिए वो सेंटर चल रहा था। और ऐसे सेंटर हमारे जो उत्तराखंड में कई जगह है, हमारे उधम सिंह नगर में भी 4-5 सेंटर हैं जो चल रहे हैं, लेकिन इसी सेंटर को क्यों बंद किया गया ये कारण समझ में नहीं आया। वो लोग हैं, उनके बच्चों के लिए चलता था, स्पेशली उनके लिए एक सेंटर संचालित था वित्तीय वर्ष तक, वो अचानक बंद कर दिया गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी। तो बताया ही जा रहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो उसमें जो फंड आते थे वो बंद हो गए हैं, और उसके लिए जो उन्होंने जो व्यवस्था की थी उससे ये बच्चे सहमत नहीं हैं, क्योंकि जो सेंटर्स उनके लिए अलॉट किए गए, स्कूल जो उनके लिए अलॉट किए गए वो बहुत दूर है और वहाँ तक का जाने का रास्ता थोड़ा पथरीला है। तो इसके लिए जो है संबंधित विभाग को आगे इस पत्र भेजा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि यदि सेंटर फिर। और देवभूमि की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।